शाम के 6 बजे थे। रूही, साइका, उसके मम्मी पापा, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर चाय पकौड़े का मजा ले रहे थे। साथ में जलेबियां भी थीं। साइका को पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उसकी माँ ने स्पेशली पकौड़े बनवाए थे। साइका के बापू गांव के मुखिया थे, पर वो अक्सर गांव के बाहर ही रहते, शहर में, लखनऊ में, और कभी कभी तो दिल्ली भी आते जाते रहते। राजनीति पर उनकी अच्छी पकड़ थी और शायद इसीलिए गांव में उनका रौब बहुत ज्यादा था। क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि शहर में रहने वालों या शहर आने जाने वालों को वो खूब मान सम्मान देते हैं, उनको अपने से बहुत बड़ा मानते हैं। यहाँ तक तो कुछ ठीक भी है, परंतु अपने को उनके आगे अक्सर बहुत नीचा और तुच्छ मानते हैं वो, जो बहुत गलत बात है। खैर, ये तो उनकी अपनी सोच होती है, लेकिन अपनी इसी सोच के कारण मुखिया जी जब भी शहर से अपने गांव आते, सभी ग्रामवासी उनकी खूब आओ भगत करते, क्योंकि वो उनको बहुत ही बड़ा आदमी मानते थे, और कुछ लोग तो उनको भगवान का भी दर्जा देते थे। शहर में उनका कारोबार काफी लंबा चौड़ा था और गांव में खेती भी खूब थी। डाइनिंग टेबल पर साथ साथ चाय नाश्ते का मजा लेते हुए अचानक साइका के बापू साइका को कुछ समझाने के मूड में आ गए। उन्होंने साइका से कहा, बेटा, कभी कभी अपना खेत भी घूम लिया करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा खेत कहाँ से कहाँ तक है। फिर गांव के लोगों से कभी कभी मिलना जुलना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आखिर तुम इस गांव के मुखिया के बेटे हो और आगे चुनाव भी होने को है। अगर गांव वालों से कभी कभी मिलना जुलना नहीं होगा, उनके दुख दर्द के बारे में नहीं जानोगे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कभी कभी अपने गांव वालों से जरूर मिल लिया करो और उनके दुख तकलीफों को भी सुना करो। ऐसा करने से उनके और हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जो कभी टूटता नहीं। इससे हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है और हमारी कुर्सी को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत भी मिलती है, और तब ये कुर्सी हमेशा हमारी बनी रहती है। क्योंकि अगर गांव वासियों से संबंध हमारे मधुर रहेंगे, तो अगले चुनाव में भी जीत हमारी ही होगी और हमको चुनौती देने का साहस किसी में ना होगा। बेटा, ये राजनीति है। हो सकता है कल को मैं शहर चला जाऊं, एमएलए का चुनाव लड़ूं, लेकिन तब मेरी गद्दी तुम्हें संभालनी होगी और तुम ही यहाँ के मुखिया होंगे। पर एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कि गांव वासियों पर दबदबा भी हमेशा बना रहना चाहिए और उनमें थोड़ा डर भी हमेशा कायम करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। सहूलियत से अगर कोई काम ना हो तो जबरदस्ती भी करना पड़ता है, जिससे किसी की हिम्मत ना हो एक शब्द भी हमारे विरुद्ध बोलने की। उन्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे हमारे बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मिट जाएंगे वो हमारे बिना, क्योंकि हम ही उनके माई बाप हैं, गॉड फादर हैं उनके। ये उसूल है राजनीति का। तो समझा बेटा? अच्छी तरह सब समझ रहा हूँ बापू, क्योंकि आखिर बेटा तो आप ही का हूँ। मेरे कॉलेज में भी मेरा पूरा दबदबा है और सभी मेरी बातों को मानते हैं और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आपने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। राजनीति में ऐसा ही होता है। कल मैं गांव जरूर जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा, उनके दुख दर्द को भी समझूंगा और उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश भी करूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। साइका के बापू ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। नाश्ता पानी हुआ, बहुत सारी बातें हुई, शाम बीती और रात भी हुई। फिर सबने मिलकर भोजन किया, गपशप लड़ाया, फिर गुड नाइट के साथ सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। साइका भी अपनी रूही के साथ अपने रूम में अपने बेड पर आ गया। रूही आज बहुत खुश दिख रही थी और सोनू को लगभग वो भूल ही चुकी थी। ये साइका के प्यार का ही असर था। साइका ने एक नजर रूही को देखा और सोचने लगा, काश ये बेरहम रात ही ना होती तो कितना अच्छा होता। तब सारा दिन उसकी रूही उसके साथ होती और रात के अंधेरे का उसे डर ना होता। लेकिन आज उसे इस रात के अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसने फैसला कर लिया था कि वो सोनू से साफ साफ कह देगा कि या तो वो मेरी रूही को छोड़ दे और या तो मेरी जान ले ले और अपना हिसाब किताब बराबर कर ले। इसीलिए साइका आज रूही को भरपूर प्यार करना चाहता था, ये सोचकर कि मालूम नहीं कल रूही उसे मिले या ना मिले, मालूम नहीं कल की तारीख में वो जिंदा भी रहे या ना रहे, ना मालूम किस्मत को क्या मंजूर, ना मालूम उसकी किस्मत में क्या लिखा है, ना मालूम कल क्या होना है और ना मालूम आज रात क्या होना है। रूही भी आज काफी मस्ती के मूड में थी, क्योंकि कल का दिन उसका खाली चला गया था। सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात भी, क्योंकि कल सारी रात साइका की याद में वो तड़पती रही, अपने जिस्म से खुद ही खेलती रही। ये सच है कि शादी के बाद एक दूसरे से जुदा होने पर एक एक पल काटना बहुत ही मुश्किल होता है। उधर साइका को किसी गहरे विचारों में डूबा हुआ देख रूही उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आज इतने चुप चुप क्यों हो डियर? और क्या हो जाता है ये तुम्हें कभी कभी? और तुम्हारा ये मूड अक्सर ऑफ क्यों हो जाता है? ऐसी कोई बात नहीं डार्लिंग,
पर कभी कभी मैं डरता हूँ कि अगर कल को मैं ना रहूं तो क्या होगा तुम्हारा, कैसे कटेगी तुम्हारी ये जिंदगी। जब एक दिन भी हम दोनों जुदा होकर नहीं रह सकते, तो अगर पूरी जिंदगी की जुदाई हो जाए तो ये पहाड़ सा दिन और रातें कैसे कटेंगी तुम्हारी। अरे यार, इस मस्ती के आलम में ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे तुम। देखो, मेरी इस बात को अच्छी तरह से सुन लो तुम, कि मेरे रहते तुमको कभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं जिसे प्यार करती हूँ उसकी उम्र मुझसे बहुत लंबी है। ये बात मुझे एक पंडित ने बताया था, इसलिए तुम्हारी उम्र भी बहुत लंबी है। अब आज से फिर कभी इस तरह की बातें ना करना कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि जब तक मैं हूँ तुम हमारे साथ ही रहोगे, हमारी बाहों में, हमारी आंखों में, हमारे दिल में, हमारी धड़कन में, हमारे जिस्म में और हमारी रूह में। ये कौन से पंडित हैं यार जिन्होंने तुमसे ये बताया कि जिससे तुम्हारी शादी होगी उसकी उम्र तुमसे भी लंबी होगी। क्या तुम सच कह रही हो? साइका ने हैरानी से इस बात को रूही से पूछा। हाँ, सच कह रही हूँ। और वैसे भी क्या तुम्हारी रूही ने कभी तुमसे झूठ बोला है? ये वो महान पंडित है जिनकी बातें कभी गलत नहीं होती। बहुत बड़े ज्योतिषी हैं वो। मेरी तो इत्तेफाक से ही उनसे मुलाकात हो गई थी। एक बार जब वो हमारे गांव से होकर कहीं जा रहे थे, इसी बीच उनकी कार खराब होगी। उन्हें प्यास लगी तो मैंने उन्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आप तो कोई पंडित और बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, कुछ मेरे बारे में बताइए ना। तब उन्होंने मेरे हाथ को देखकर कहा, बेटा तू बहुत किस्मत वाली है, तुझे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, पर तेरी किस्मत में दो पुरुषों का प्यार है जो एक अजूबा है। तेरा पति तुझे बहुत प्यार करने वाला होगा, जो सारी जिंदगी तेरा ख्याल रखेगा और कभी भी तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। यद्यपि शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसकी असामयिक मृत्यु का योग है, लेकिन वो मरेगा नहीं, उसकी जान बच जाएगी और फिर बहुत दिनों तक तुम दोनों सुखी जीवन का आनंद लोगे। उन्होंने इतना ही मुझे बताया कि जब तक उनकी कार ठीक होगी और वो चले गए। बस ये छोटी सी मुलाकात थी हमारी उनसे, पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इस छोटी सी मुलाकात ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। उन्होंने मेरी जिंदगी को प्यार के खूबसूरत रंगों से भर दिया था। रूही ने कहा, ईश्वर उस पंडित की बात को सच करे। ये कहते हुए साइका ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। आज उसे बड़ी तसल्ली हुई रूही की बातों को सुनकर, क्योंकि उसने उसकी लंबी जिंदगी का एक कीमती तोहफा जो उसे दिया था। फिर भी सोनू की रूह का डर तो था ही उसके अंदर, और इस बात को पंडित जी के शब्दों ने भी प्रमाणित कर दिया था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की मृत्यु का योग है, और इसीलिए आज रूही को वो भरपूर प्यार करना चाहता था, उसको पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था, उसके साथ अपनी सुहागरात मना लेना चाहता था। और वैसे भी आज उसे सोनू की रूह से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आज आर या पार की गेम उसने खेलना था। वो सोच रहा था कि आज अगर रूही की बाहों में उसकी जान भी चली जाए तो उसे खुशी होगी, किंतु आज वो अपनी रूही को नहीं छोड़ेगा। उसके आने पर भी अपनी रूही को नहीं छोड़ेगा, उसको अपने से अलग नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने खूब सारी बातें की रूही से, खूब प्यार किया अपनी रूही को, उसको गले से लगाया, उसके लबों को चूमा और उसे प्यार के खूबसूरत लम्हों में डुबो दिया, और वो सब कुछ उसको दिया जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। सौगात का वो अनमोल सुख जिसके लिए कोई लड़की अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी अपने पति को समर्पित कर देती है। फिर देखते ही देखते रात के 12 बज गए। साइका ने बुरी तरह से रूही को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। रूही भी उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। दो जिस्म एक थे, दो आत्माएं भी एक थीं। घड़ी की सुई निरंतर आगे बढ़ती रही। 12 से आगे बढ़कर 1 पर पहुंच गई, फिर 2 पर पहुंच गई, फिर 3 पर, और फिर सुबह के 4 भी बज गए। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि सोनू की रूह नहीं आई। वो सारी रात अपनी रूही के साथ रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी शादी आज ही हुई हो, और वो बहुत ही खुश था कि आज सोनू की रूह ने उसे रूही से अलग नहीं किया। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या अचानक हो गया? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था उसके आगे। क्या रूही की आत्मा मुक्त हो गई, या उसने मुझे छोड़ दिया? ये एक पहेली थी जिसका हल फिलहाल उसके पास नहीं था। सुबह हो चुकी थी। मुर्गे ने बांग देना शुरू कर दिया था। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगे थे। सूरज ने अपने आगमन का संदेश भेज दिया था। हवाएं मंद मंद चलने लगी थी। कलियां अपने पंखों को खोलने लगी थी। भंवरे उनका रस पीने लगे थे। पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका था। रूही और साइका एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए थे। लेकिन आगे क्या होता है, इस उलझन के चक्रव्यूह में साइका अब भी उलझा हुआ था।